Hello guys, I am back with another part of this lesson is improvement in food resources. तो guys पार्ट 1 में हमने क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट कंप्लीट कर लिया था. अब हमें देखना था क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट in India, as in many other agriculture-based countries, farming ranges from small to very large farms. Obvious. Different farmers thus have more or less land, money, and access to information and technology. In short, it is the money or financial condition that allow farmers to take up different farming practices and agricultural technologies. There is a correlation between higher inputs and yields. Thus, farmer purchasing capacity of input decide cropping system and production practices. Therefore, production practices can be at different levels. They include no-cost production, low-cost production, and high-cost production. Okay, तो गाइज जैसा कि आपको पता है कि ये क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, मतलब क्रॉप प्रोडक्शन से रिलेटेड हम पूरी स्टडीज करने वाले हैं. ठीक है, तो गाइज एनसीईआरटी हमसे ये बोलती है कि इंडिया में काफी सारे फार्मर्स हैं. मतलब इंडिया में फार्मिंग अलग अलग लेवल्स पे की जाती है. कुछ काफी लो लेवल फार्मर्स होते हैं, कुछ काफी हाई लेवल फार्मर्स होते हैं. ठीक है, तो एनसीईआरटी हमसे बोल रही है कि कुछ फार्मर्स ऐसे होते हैं जो काफी लो लेवल पे फार्मिंग करते हैं, कुछ फार्मर्स ऐसे हैं जो काफी हाई लेवल पे फार्मिंग करते हैं. ठीक है, और अब फार्मिंग करने के लिए टेक्नोलॉजीज भी काफी ज्यादा चाहिए पड़ती हैं. तो जो लो लेवल के फार्मर्स होते हैं उनके पास उतना एक्सेस नहीं हो पाता टेक्नोलॉजी का, तो वो अपने हिसाब से छोटी मोटी फार्मिंग करते हैं. ठीक है, वहीं दूसरी बात, जो हाई लेवल फार्मर्स होते हैं ना, उनके पास हाईली वेल डेवलप्ड इक्विपमेंट्स होते हैं जिससे वो अपनी फार्मिंग को और ज्यादा एफिशिएंट बना लेते हैं. ठीक है, तो एनसीईआरटी से बोल रही है कि यदि इंडिया में हम देखा जाए ना, तो फार्मिंग के कुछ डिफरेंट टाइप्स होते हैं बेस्ड ऑन द लेवल्स ऑफ फार्मिंग. ठीक है, लेवल्स की बात की जाए तो उनके बेसिस पे फार्मिंग की डिफरेंट टाइप्स होती हैं. ठीक है, इनमें से आता है, देखो पहला आता है नो कॉस्ट प्रोडक्शन. नो कॉस्ट प्रोडक्शन मींस हमें कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं लगाना पड़ा, नो कॉस्ट. ठीक है, और ये प्रोडक्शन हो गई. ठीक है, मींस हमें कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं लगाना पड़ा, बिना इन्वेस्टमेंट लगाए हमारी प्रोडक्शन सही से हो गई. ठीक है, दूसरा आता है लो कॉस्ट प्रोडक्शन. मींस हमें लगाना पड़ा इन्वेस्टमेंट बट उतना ह्यूज अमाउंट में नहीं लगाना पड़ा. ठीक है, और तीसरी आती है हाई कॉस्ट प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस. मींस यहां पे हमें काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगाना पड़ा जिसके कारण जो हमारा प्रोडक्शन था ना वो इंक्रीज हो पाया. ओके, सो लेट्स मूव फर्दर. नाउ वी शुड चेक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट. ओके, हाँ, just as we need food for development, growth, and well-being, plants also require nutrient for growth. Nutrients are supplied to plant by air, water, and soil. There are 16 nutrients which are essential for plant. Air supply carbon and oxygen, hydrogen comes from water, and soil supply the other 13 nutrients to plants. Amongst these 13 nutrients, 6 are required in large quantity and are therefore called macronutrient. The other 7 are used by plant in small quantity and are therefore called micronutrients. Okay, तो गाइज यहाँ पे न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के बारे में बताया गया. देखिए एनसीईआरटी हमसे ये बोल रही है इस पूरे पैरा में कि जैसे कि हम ह्यूमन है, हमें सर्वाइव करने के लिए, बॉडी ग्रोथ करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए हमें न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है. ठीक है, सेम वे प्लांट्स को भी न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है ताकि वो ग्रो हो पाए और डेवलप हो पाए. ठीक है, तो यहाँ पे एनसीईआरटी बताती है कि प्लांट को टोटल 16 न्यूट्रिएंट चाहिए पड़ते हैं. ठीक है, जिनमें से कार्बन और ऑक्सीजन उनको एयर से मिल जाता है, हाइड्रोजन वाटर से आ जाता है, और जो अदर 13 न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना वो उनको सॉइल सप्लाई कर देती है. ठीक है, अब इस टोटल 16 न्यूट्रिएंट में ओवरऑल जितने भी 16 न्यूट्रिएंट है ना वो भी दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है. एक होता है आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट, कुछ होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट. ठीक है, अब मैक्रोन्यूट्रिएंट वो होते हैं जो प्लांट को ज्यादा अमाउंट में चाहिए पड़ते हैं. ठीक है, वो मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, और माइक्रोन्यूट्रिएंट वो होते हैं जो प्लांट को बहुत कम अमाउंट में चाहिए पड़ते हैं. ओके गाइस, सो यहाँ एनसीईआरटी में एक टेबल प्रोवाइड की गई है जहाँ पे कुछ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दोनों डिवाइडेड हैं, और कुछ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के नेम, ऑलमोस्ट सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के नेम दिए गए और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के नेम दिए गए हैं. ठीक है, तो ये आप एक बार इस पर नजर मार लेना, कई बार इससे क्वेश्चन आ जाता है. ठीक है, नाउ डेफिशिएंसी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट अफेक्ट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन प्लांट्स इंक्लूडिंग रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, एंड susceptibility to diseases.
To increase the yield, the soil can be enriched by supplying these nutrients in the form of manure and fertilizers. तो गाइस यदि इन मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होगी, जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी में यदि न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होती है तो उनके सिम्टम्स नजर आने लगते हैं, मतलब अफेक्ट करता है वो हमारी बॉडी को. सिमिलरली डेफिशिएंसी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट कैन ऑल्सो अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट. ठीक है, उनके फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को अफेक्ट कर सकता है, इंक्लूडिंग रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ एंड रेजिस्टेंस टू डिसीज. ससेप्टिबिलिटी का मतलब है रेजिस्टेंस. ओके, तो यदि हमें अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो हमें सॉइल में ये पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स डालने ही होंगे. ठीक है, और ये न्यूट्रिएंट्स हम कहां से कैसे डालेंगे, किस वे में डालेंगे? इन द फॉर्म ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स. ठीक है, जो कि हम आगे देखने वाले हैं. ओके, सो लेट्स चेक आउट मैन्योर. ठीक है, हाँ. Manure contain large quantities of organic matter and also supply small quantities of nutrient to the soil. Okay, manure is prepared by the decomposition of animal excreta and plant waste. Manure helps in enriching soil with nutrient and organic matter and increasing soil fertility. The bulk of organic matter in the manure helps in improving the soil structure. This involves increasing the water holding capacity in the sandy soil. In clayey soil, the large quantity of organic matter helps in the drainage and in avoiding water logging. ओके, हाँ. तो गाइज मैन्योर की बात की जाए ना, तो जो मैन्योर होता है ना वो एकदम नेचुरली प्रिपेयर किया जाता है. ठीक है, मैन्योर में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर होता है और कुछ हद तक मतलब कम अमाउंट होता है. ठीक है, इसमें क्या है ना, ऑर्गेनिक मैटर का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है पर न्यूट्रिएंट का अमाउंट कम होता है. लेकिन हाँ, इतना होता है कि सॉइल को दिया जाए तो उससे अच्छे से ग्रोथ हो जाएगी क्रॉप्स की. ठीक है, तो मैन्योर जो है ना वो डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एक्सक्रीटा और प्लांट से बनाया जाता है. ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है सॉइल को इनरिच करने में. ठीक है, और क्योंकि उसमें ऑर्गेनिक मैटर रहता है तो वो सॉइल की फर्टिलिटी को भी बढ़ा देता है. ठीक है, और जो बल्क ऑर्गेनिक मैटर रहेगा ना वो सॉइल के स्ट्रक्चर को इंप्रूव कर देता है. ठीक है, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ा देता है, स्पेशली फॉर सैंडी सॉइल्स. ठीक है, और क्ले सॉइल्स में भी वो लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्रेनेज में हेल्प करता है. और वाटर लॉगिंग मीन्स वाटर लॉस. ठीक है, ओके, ठीक है, उसमें हेल्प करता है. ठीक है, इन यूजिंग मैन्योर वी यूज बायोलॉजिकल वेस्ट मटेरियल विच इज एडवांटेजियस इन protecting our environment from excessive use of fertilizers. Using biological waste material is also a way of recycling farm waste. Based on the kind of biological material used, manure can be classified as. ठीक है, तो गाइज यहाँ पे एनसीईआरटी बोल रही है कि मैन्योर का यूज करना हमारे लिए काफी बेनिफिशियल हो जाएगा क्योंकि वो नेचुरल प्रोसेस से बनाया जाता है और वो ऑर्गेनिक वेस्ट से लेकर बनाया जाता है. ठीक है, तो मैन्योर का जब हम यूज करेंगे ना फील्ड्स में तो काफी अच्छा वे होगा जिससे अपन ऑर्गेनिक मैटर को रिसाइकल कर रहे हैं. ठीक है, नाउ बेस्ड ऑन द बायोलॉजिकल मटेरियल यूज्ड, मैन्योर दो तरीके के होते हैं. ठीक है, तो पहला वाला जो टाइप होता है ना वो होता है वर्मी कंपोस्ट एंड कंपोस्ट. ठीक है, और दूसरा होता है ग्रीन मैन्योर. ठीक है, अब वर्मी कंपोस्ट पे एक बार नजर मारते हैं. ठीक है, द प्रोसेस इन विच फार्म वेस्ट प्रोडक्ट लाइक स्टॉक एक्सक्रीटा वेजिटेबल वेस्ट एनिमल रिफ्यूज डोमेस्टिक सीवेज वेस्ट स्ट्रॉ एरिडिकेटेड वीड्स एक्सेट्रा इज डिकम्पोज इनटू पिट्स इज नोन एज कंपोस्टिंग and the compost is rich in organic matter and nutrient. Compost is also prepared by using earthworm to hasten the process of decomposition of plant and animal refuse. This is called vermicompost. Okay, तो गाइज यहाँ पे है ना कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट का यूज किया जाता है. अब कंपोस्ट मतलब क्या होता है? कंपोस्ट. ठीक है, इसका मतलब ये होता है, ये एक प्रोसेस होती है जिसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा, एनिमल एक्सक्रीटा, प्लांट एक्सक्रीटा, ठीक है, वेजिटेबल वेस्ट, एनिमल रेफ्यूजीज, सीवेज वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट, एरिगेटेड वीड्स, इन सबको एक पिट में डाल दिया जाएगा और पिट में डालने के लिए छोड़ दिया जाएगा. तो उसमें काफ़ी सारे बैक्टीरिया आएंगे, रिएक्शंस होंगे. ठीक है, ऐसे कर करके वो एक ऑर्गेनिक मैटर बना लेगा जो कि न्यूट्रिएंट रिच होगा. ठीक है, तो इसको बोलते हैं कंपोस्ट प्रिपेयर करना. ठीक है, और हाँ, कंपोस्ट को एक और मेथड से प्रिपेयर किया जा सकता है बाय द यूज ऑफ अर्थवॉर्म्स. ठीक है, तो इससे क्या होगा ना, डीकम्पोजिशन कैरी आउट होगा. ठीक है, जिसके कारण एनिमल रिफ्यूजीज काफी ज्यादा न्यूट्रिएंट रिच हो जाएगा. ठीक है, इसको बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट. ठीक है, कंपोस्ट मतलब जो अपन एनिमल ये सब चीजें लेके कर रहे हैं तो उसको कंपोस्ट बोलेंगे. और वर्मी कंपोस्ट जब बोलेंगे जब हम उसको अर्थवॉर्म के थ्रू कर रहे हैं. ठीक है, तो आई वुड लाइक टू अंडरलाइन दिस. ठीक है, वर्मी कंपोस्ट एंड सेकंड इज ऑफ कंपोस्ट. ठीक है, कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट. ठीक है, नाउ दूसरे प्रकार का मैन्योर होता है ग्रीन मैन्योर. ठीक है, प्रायर टू द सोइंग ऑफ crop seeds, some plant like sun hemp or gore are grown and then mulched by plowing them into the soil. These green plants thus turn into green manure which helps in enriching the soil in nitrogen and phosphorus. तो guys कुछ weeds होते हैं, for example सन हेम्प और गौर. ठीक है, ये कुछ वीड्स होते जो अनवांटेड प्लांट्स होते जो साथ में क्रॉप के ग्रो हो जाते कैसे ना कैसे करके. ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये भी ग्रीन प्लांट को काफी ज्यादा हेल्प करते हैं इन एनरिचिंग द सॉइल इन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस. ठीक है,
तो ये ग्रीन मैन्योर के अंडर आ जाते हैं, ठीक है। तो गाइस मैन्योर कंप्लीट हो चुका है। नाउ लेट्स चेक आउट फर्टिलाइजर्स। ओके, fertilizers are commercially product plant nutrient. Fertilizers supply nitrogen, phosphorus and potassium. They are used to ensure good vegetative growth, giving rise to a healthy plant. Fertilizers are a factor in higher yield to high cost farming. तो गाइस फर्टिलाइजर्स जो है ना वो नेचुरल बिल्कुल नहीं होते, वो आर्टिफिशियल होते हैं, मैन मेड होते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ फर्टिलाइजर्स का एक बेनिफिट है कि इनमें है ना न्यूट्रिएंट का कंटेंट काफी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू मैन्योर, ठीक है। पर हाँ ये भी है कि फर्टिलाइजर्स का ज्यादा डोजेज हो जाएगा ना तो फिर दिक्कत होने लगेगी। तो फर्टिलाइजर्स हमें जो मतलब फर्टिलाइजर्स का मेन बेनिफिट होता है कि वो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम जैसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट सॉइल को सप्लाई कर देते हैं, ठीक है। हाँ लेकिन ये है कि फर्टिलाइजर्स आर अ फैक्टर इन हायर यील्ड्स ऑफ हाई कॉस्ट फार्मिंग, ठीक है। तो फर्टिलाइजर्स मैक्सिमम है ना हाई कॉस्ट फार्मिंग वाले फार्मर्स ही यूज कर सकते हैं क्योंकि काफी हद तक एक्सपेंसिव हो जाते हैं फर्टिलाइजर्स, ठीक है। ओके, फर्टिलाइजर्स शुड बी अप्लाइड केयरफुली इन अ टर्म ऑफ अ प्रॉपर डोज, टाइम एंड ऑब्जर्विंग pre and post application precautions for their complete utilization. Okay, for example fertilizers get washed away due to excessive irrigation and are not fully absorbed by the plant. This excess fertilizer then leads to water pollution, ठीक है। हाँ तो गाइस क्या है ना, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि फर्टिलाइजर्स का है ना एक पर्टिकुलर अमाउंट डिसाइड किया जाना होगा जिस अमाउंट में आपको सॉइल में वो डालना है, ठीक है। उससे ज़्यादा होगा ना तो फिर सॉइल डैमेज होना चालू हो जाएगा। और यदि मतलब फर्टिलाइजर्स को प्रॉपर वे में भी डालना होगा, मतलब यदि फर्टिलाइजर पानी के साथ वॉश अवे हो जाता है ना तो वो पानी में चला जाएगा, और पानी में जाएगा तो उससे पानी में पॉल्यूशन होगा, मीन्स वाटर पॉल्यूशन होगा काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। ऑल्सो वी हैव सीन इन द प्रीवियस चैप्टर, गाइस अभी प्रीवियस चैप्टर तो आपने पढ़ा ही नहीं है पर फिर भी पढ़ लेते हैं एक बार ये क्या दिया। कंटिन्यूस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स इन एन एरिया कैन डिस्ट्रॉय सॉइल फर्टिलिटी बिकॉज द ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल इज नॉट रिप्लेनिश्ड एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द सॉइल आर हार्म्ड बाय द फर्टिलाइजर्स यूज्ड। ओके, शॉर्ट टर्म बेनिफिट ऑफ यूजिंग फर्टिलाइजर्स एंड लॉन्ग टर्म ऑफ benefits of using manure for maintaining soil fertility have been considered while aiming for optimum yield in crop production, ठीक है। तो गाइस जो ओवरऑल पैरा था ना जो कि अभी हमने पढ़ा ना, तो उसमें फर्टिलाइजर्स के डिसएडवांटेजेस के बारे में बताया गया है कि फर्टिलाइजर्स यदि किसी भी पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा अप्लाई कर दिया जाए ना तो उस एरिया की सॉइल फर्टिलिटी काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाती है। उस एरिया के जितने भी सॉइल के जो बैक्टीरिया है ना जो कि हेल्प करते हैं फर्टिलिटी इंक्रीज करने में, वो बैक्टीरिया भी फर्टिलाइजर्स के कारण मर जाते हैं, ठीक है। तो उसकी फर्टिलिटी टोटल लॉस हो जाती है। और मतलब मेन बात यही है कि यदि फर्टिलाइजर्स को डोज से ज़्यादा डाला जाएगा ना तो वो सॉइल को बिल्कुल नष्ट कर देगा, मीन्स उसकी फर्टिलिटी भी लॉस हो जाएगी और सॉइल कुछ काम की नहीं रह जाएगी, ठीक है। तो लास्ट पैरा में दिया था कि शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग फर्टिलाइजर्स एंड लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग मैन्योर फॉर मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी हैव टू बी कंसिडर्ड व्हाइल एमिंग फॉर ऑप्टिमम यील्ड इन द क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है। तो गाइज लास्ट 4 to 5 लाइन्स है ना इस पैरा की, वो ये बोलती हैं कि शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग फर्टिलाइजर्स एंड लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग मैन्योर्स, ठीक है, फॉर मेंटेनिंग द सॉइल फर्टिलिटी हैव टू बी कंसिडर्ड, ठीक है। मतलब आपको फर्टिलाइजर्स का यूज काफी शॉर्ट टर्म के लिए करना है और मैन्योर का यूज काफी लॉन्ग टर्म के लिए करना है, ठीक है, क्योंकि यही बहुत सही रहेगा सॉइल के लिए। बिकॉज एज यू नो दैट मैन्योर जो है ना वो नेचुरल प्रोसेस से बनाया जाता है तो वो सॉइल के लिए काफी अच्छा रहता है। वहीं दूसरी साइड फर्टिलाइजर्स आर्टिफिशियली तरीके से बनाया जाता है तो वो सॉइल के लिए काफी अच्छा नहीं रहेगा। हाँ, पर यह बात है कि मैन्योर में न्यूट्रिएंट कंटेंट काफी कम होता है एज कम्पेयर टू फर्टिलाइजर्स, और फर्टिलाइजर्स में न्यूट्रिएंट कंटेंट काफी ज्यादा होता है, ठीक है। ओके, सो गाइज दैट्स ऑल, ये पूरा सेकेंड पार्ट था। अब I would try to get the third part very soon. Okay, so till then keep studying and study a lot. Thank you.